हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने इतिहास में हिंदुस्तान ने कई लड़ाइयां लड़ी और लगभग हर बार देश को जीत का गौरव मिला। लेकिन एक युद्ध ऐसा था जो दरअसल युद्ध नहीं, छल की दास्तान थी। जब दोस्ती की पीठ पर दगाबाजी का खंजर चलाया जाता है तो उसे 1962 का भारत चीन युद्ध कहते हैं। तब दोस्ती का भरोसा हिंदुस्तान का था, विश्वासघात का खंजर चीन का। उस युद्ध में हार से ज्यादा अपमान का लहू निकला। 1962 की वह तबाही को कौन भूल सकता है जो चीन ने बरपाई, लेकिन उसके साथ ही हिंदुस्तान ने याद रखा एक सबक कि दोबारा 1962 जैसी नौबत न आए। आज से तकरीबन 58 साल पहले जब आधा हिंदुस्तान सो रहा था, उस वक्त विश्वासघात और छल की एक पटकथा लिखी जा रही थी। चीन ने भारत पर सुनियोजित हमला किया। अरुणाचल से लेकर चीन की सेना ने न सिर्फ सीमा रेखा लांघी बल्कि दोस्ती के नाम पर घात भी किया। आजादी के बाद भारत जिस देश को अपना सबसे करीबी मान रहा था, उसने ही भारत को युद्ध भूमि में ललकारा था। 1947 में भारत को आजादी मिली और उसके ठीक 2 साल बाद यानी 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने 1 अक्टूबर 1949 को चीनी लोक गणराज्य की स्थापना की। आजादी के बाद से ही दोनों देशों में मित्रता वाले संबंध थे। उस दौर में भारत सरकार शुरू से ही चीन से दोस्ती बढ़ाने की पक्षधर थी। जब चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया था, उस समय भी भारत चीन के साथ खड़ा था। जापान के साथ किसी वार्ता में भारत सिर्फ इस वजह से शामिल नहीं हुआ क्योंकि चीन आमंत्रित नहीं था। इतिहास के हवाले से कई दावे ऐसे भी हैं कि जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकरा दी और अपनी जगह यह स्थान चीन को दे दिया। उस दौर में आदर्शवाद और नैतिकता का बोझ पंडित नेहरू पर इतना था कि वो चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग करने लगे। लेकिन सरदार पटेल ने चीन की चाल को भांप लिया था। वर्ष 1950 में सरदार पटेल ने नेहरू को चीन से सावधान रहने के लिए कहा था। अपनी मृत्यु के 1 महीने पहले ही 7 नवंबर 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चीन के खतरे को लेकर नेहरू को आगाह करते हुए एक चिट्ठी में लिखा था कि भले ही हम चीन को मित्र के तौर पर देखते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट चीन की अपनी महत्वाकांक्षाएं और उद्देश्य हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि तिब्बत के गायब होने के बाद अब चीन हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। लेकिन अपने अंतर्राष्ट्रीय आभा मंडल और कूटनीतिक समझ के सामने पंडित नेहरू ने किसी भी सलाह को अहमियत नहीं दी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, मगर 1959 में दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आने लगा। यही भारत चीन युद्ध की बड़ी वजह बना। भारत को 1947 में आजादी मिली और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। शुरू के दिनों में भारत सरकार की पॉलिसी चीन से दोस्ताना रिश्तों की रही है। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की घोषणा की थी तो भारत ने विरोध पत्र भेजकर इस मामले पर चर्चा की मांग की थी। भारत चीन से संबंध को लेकर कितना गंभीर था, यह बात कई मौकों पर साबित हुई है। भारत ने जापान के साथ एक शांति समझौता के लिए एक सम्मेलन में सिर्फ इसलिए शिरकत नहीं की क्योंकि उसमें चीन को आमंत्रित नहीं किया गया था। जब चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया था, उस समय भी भारत चीन के साथ खड़ा था। 1954 में भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए 5 सिद्धांतों को लेकर समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। उस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत में चीन शासन को स्वीकार किया। उसी समय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। मार्च 1959 में दलाई लामा शरण लेने के लिए भारत आए तो यहाँ उनका जोरदार स्वागत किया गया। फिर माओ जेडुंग ने भारत पर तिब्बत में ल्हासा विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आने लगा। चीन तिब्बत पर अपने शासन के रास्ते में भारत को खतरे के तौर पर देखने लगा, जो भारत चीन युद्ध की बड़ी वजह बना।
1959 के बाद से 1962 के बीच भारत और चीन के बीच छिटपुट संघर्ष होने लगे। 10 जुलाई 1962 को करीब 350 चीनी सैनिकों ने चुशुल स्थित एक भारतीय चौकी को घेर लिया। चीनी सैनिकों ने लाउडस्पीकर्स पर गोरखा सैनिकों को समझाने की कोशिश की कि वे भारत के लिए नहीं लड़े। युद्ध की शुरुआत 20 अक्टूबर 1962 को हुई। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख पर और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में मैकमोहन लाइन के पार हमला कर दिया। युद्ध के शुरू होने तक भारत को पूरा भरोसा था कि युद्ध शुरू नहीं होगा। इस वजह से भारत की ओर से तैयारी नहीं की गई। यही सोचकर युद्ध क्षेत्र में भारत ने सैनिकों की सिर्फ 2 टुकड़ियों को तैनात किया, जबकि चीन की वहां 3 रेजिमेंट्स तैनात थी। चीनी सैनिकों ने भारत के टेलीफोन लाइन को भी काट दिए थे। इससे भारतीय सैनिकों के लिए अपने मुख्यालय से संपर्क करना मुश्किल हो गया था। पहले दिन चीन की पैदल सेना ने पीछे से भी हमला किया। लगातार हो रहे नुकसान की वजह से भारतीय सैनिकों को भूटान से निकलना पड़ा। 22 अक्टूबर को चीनी सैनिकों ने एक झाड़ी में आग लगा दी, जिससे भारतीय सैनिकों के बीच काफी कंफ्यूजन पैदा हो गया। इसी बीच करीब 400 चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के ठिकाने पर हमला कर दिया। चीन के शुरुआती हमलों का तो भारत की ओर से मोर्टार दागकर सामना किया गया। जब भारतीय सैनिकों को पता चल गया कि चीनी सैनिक एक दर्रे में जमा हुए हैं, तो इसने मोर्टार और मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में चीन के करीब 200 सैनिक मारे गए। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी। इस वजह से चीन की सेना तेजी से भारतीय इलाकों में घुसती गई। 24 अक्टूबर तक चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में 15 किलोमीटर अंदर तक आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।